जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके लेखपाल के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश, हिंदी, उसके अलावा यूपी स्पेशल या और भी हमसे अगर होता है दोस्तों जीके का पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कराएंगे अपने इसी चैनल पर और फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कि लगभग हमने ग्रामीण प्रवेश के 8 से 10 वीडियो बना दिए हैं। ठीक, एक क्रम में हमने लगा दिए हैं। अब देखिए, हमने पूरा का पूरा आपका पंचायती राज व्यवस्था समाप्त कर दिया है और जो लेखपाल की कुछ शब्दावली होती है उनको हमने समाप्त कर दिया है। अब दोस्तों एक हमारा नया टॉपिक शुरू किया है कृषि यानी एग्रीकल्चर से। दोस्तों आज यहाँ से हम देखेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे फसल चक्र क्या होता है, फसलें क्या होती हैं, एकल कृषि क्या होती है, एकल सस्यंत्र क्या होता है दोस्तों, और फसल सघनता क्या होता है, ये सभी चीजें हम देखेंगे। आपको बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तुरंत जाइए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। या फिर दोस्तों प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो ये आपको दिखा दें हम कि ऐसा लिंक, ये दोस्तों प्ले लिस्ट में हमने बना रखा है। प्ले लिस्ट क्या, उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 19 जून। यहाँ पे आपको लेखपाल की पूरी वीडियो एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक का आपने फॉर्म डाला है तो वन रक्षक के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के, और जो आपके अगर वीडियो का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, री एग्जाम, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने पूरे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ग्रामीण प्रवेश की एग्रीकल्चर की। तो चलिए देखते हैं कृषि। देखिए, आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आपके ग्रामीण प्रवेश यानी कि अगर आप देखते हैं जो लेखपाल होता है वो गांव से जुड़ा हुआ होता है, उसको कृषि की जानकारी बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। तो हम आज कृषि का कुछ चीज़ें देखेंगे, फिर इसके अगले वाले पार्ट में कुछ चीज़ें इस तरीके से हम कृषि को कवर करने वाले हैं पूरे बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर में क्या देखने वाले हैं, फसलोत्पादन, जिसको हम क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं, शस्य विज्ञान। अब देखिए शस्य विज्ञान क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। देखिए, शस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा होती है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है दोस्तों, उसको बोलते हैं शस्य विज्ञान। अब देखिए शस्य विज्ञान के जनक कौन है, तो जनक याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कौन है, पीटर डिकेंस जी, है ना। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, कभी पूछ सकता है। ठीक है, ये देखिए ये नॉर्मल चीज है, मगर यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारतीय फसलों के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि फसलों को हम 3 तरीके से बांट कर पढ़ते हैं, मतलब 3 तरीकों में बांट देते हैं, जैसे रबी फसलें हो गई, खरीफ फसलें हो गई और जायद फसलें मौसम के आधार पर। ठीक है, तो इनको पढ़ेंगे कि रबी फसलें क्या होती हैं, खरीफ फसलें क्या होती हैं, जायद फसलें क्या होती हैं। तो आपको बता दें ये बुआई के आधार पे ये 3 भागों में इनको हम बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो शीतकालीन होती हैं, शीतकालीन फसल को हम रबी फसल बोलते हैं। ठीक है, इसकी बुआई आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है और कटाई अप्रैल या फिर मई में हो जाती है। ठीक है, मार्च अप्रैल मई तक इसकी कटाई कर ली जाती है। जिससे कि गेहूं हो गया, देखिए ठंडी में हो जाती है, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, मसूर, आलू, ETC दोस्तों ये सभी क्या हैं, आपकी रबी फसलें हैं। ठीक है, तो रबी फसलें कैसी हैं, आपके ठंड में बोई जाती हैं। ठीक, और गर्मी के शुरुआत में काट ली जाती है, यानी गर्मियों में काट ली जाती है। जैसे अभी आपको पता है कि गेहूं की कटाई चल रही है, तो हम कौन सी फसल काट रहे हैं, रबी फसल। ठीक है, चलिए अब देखिए गेहूं काटने के बाद हम क्या बोएंगे, वो चीजें क्या होंगी, खरीफ फसलें। देखिए खरीफ फसलों की बुआई कब होगी, तो आपको पता होना चाहिए जून जुलाई। ठीक है, जून जुलाई, और कटाई कब होगी, सितंबर अक्टूबर में दोस्तों। आपको बता दें जैसे कि चावल हो गया, जिसको धान बोलते हैं, ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, ये सभी की सभी फसलें कैसी हैं, तो खरीफ फसलें कहलाती, क्या, जिनको हम ग्रीष्मकालीन फसलें कह सकते हैं। ठीक है, तो इनकी बुआई आपको पता है जून जुलाई। ठीक है, और कटाई दोस्तों अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए एक फसलें होती है जायद फसलें, समझिएगा, जायद फसलें इनकी बुआई आपको पता है कि कब होती है, मार्च अप्रैल में दोस्तों, और कटाई आपकी जून जुलाई में कर ली जाती है। ठीक है, और देखिए इनको हम शीत और ग्रीष्म के मध्य के बीच की फसलें कह सकते हैं, जिसमें आपका तरबूज होता है, खरबूजा होता है, खड़ी, खीरा, करेला, मूंग, भिंडी, आपको पता है विभिन्न प्रकार की सब्जियां आ जाती हैं ज़्यादातर इसमें, उनको हम क्या बोलते हैं, जायद फसलें। देखिए ये 3 तरीके का हमने फसलें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब चलिए हम कुछ चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं जो कि देखिए ये फसलें तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा फसल चक्र के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए फसल चक्र क्या होता है।
क्या होता है फसल चक्र, इसको देखते हैं। और फसल चक्र को किस तरीके से, मतलब अगर आप कृषि कर रहे हैं तो किस तरीके से आप कृषि में उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उस तरीके कौन सी फसल चक्र का यूज करके आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा अनाज उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए देखिए, फसल चक्र क्या होता है, किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में फसलों का इस क्रम से उगाया जाना कि उर्वरता शक्ति उनकी बनी रहे, यानी उर्वरता जो शक्ति होती है दोस्तों उसका ह्रास कम से कम हो, उसे फसल चक्र कहते हैं। मान ले दोस्तों कि आपने एक साल में 3 फसलें बो दी, ठीक है, 3 फसलें बो दी, तो फसल चक्र कौन सा यूज किया? देखिए ऐसा फसल चक्र यूज करना जिससे क्या हो कि आपके तीनों फसलें बहुत अच्छे से हो जाएं। तो इनका कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए अगर आप ग्रामीण परिवेश नहीं पढ़ना चाहते हैं फिर भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक कृषि से मतलब कि जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम ज़्यादा अच्छी फसल उगा सकते हैं। पहले समझिएगा, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलों को उगाना दोस्तों। जैसे समझिएगा गहरी जड़ वाली, अब समझिएगा मान लिया हमने पहले क्या बोया, अरहर बो दी। देखिए अरहर की आपको पता जड़ बहुत दूर तक जाती हैं, यहाँ तक जाती है, ठीक है, बहुत दूर तक जाती हैं। अब देखिए पहले हमने अरहर का पेड़ बो दिया, अरहर काटा, उसके बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, छोटे मतलब जिनकी जड़ ज़्यादा नीचे आ जाए, ठीक। अब देखिए गेहूं हम बो देंगे, अब गेहूं का आपने देखा होगा बस इतनी दूर होती है बस फसल है ना, उनकी जड़ें कहाँ, बस इतना होगा। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, मान लिया एक बार हमने गहरी जड़ की वाली बो दी, देखिए ये क्या करेंगे, ये नीचे से मिट्टी, नीचे से जितने भी पोषक तत्व होंगे बहुत नीचे से लेकर आएंगे, ठीक है, ऊपर अभी भरा रहेगा पोषक तत्व। जब हम दूसरा फसल लगाएंगे तो वो दोस्तों ऊपर का चूस लेगी, ठीक। ऊपर का जो आपका जो इसके कुछ चीज़ें होती है जो जिनसे पौधों को वृद्धि मिलती है वो दोस्तों ऊपर अभी पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि हमने पहले निचली जड़ वाली बोई थी ना, तो अभी इसको गेहूं भी अच्छे से उत्पन्न हो जाएगा और अरहर, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों पहले आपको एक गहरी जड़ वाली फसल बोनी चाहिए, फिर उसके बाद उथली जड़ वाली, फिर गहरी, फिर उथली। इस तरीके से आप करके दोस्तों अपने कृषि को दोस्तों आप बढ़ा सकते हैं, समझिएगा। अगर मान लिया पहले हमने अरहर बोई है ना, खूब जिसकी जड़ क्या होती है बहुत नीचे तक जाती है, फिर उसके बाद कोई ऐसी फसल बो दी जिसकी जड़ और नीचे तक जाती है, इसी तरह से दोस्तों नीचे की देखिए सारा जो खनिज था वो पहले वाले पेड़ ने अवशोषित कर लिया, अब दूसरे के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए दोस्तों एक बार मतलब कि ज्यादा गहरी जड़ वाली बोइए, फिर उसके बाद दूसरी बार बोइए तो कम जड़ वाली, है ना, कम गहरी जड़ वाली, ये कर सकते हैं। अब देखिए दोबारा क्या, अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा क्या होगा कि दलहन के बाद दोस्तों अदलहन वाली फसल उगाइए। अब आपको पता है एक बार दाल वाली खेती कर ली, कोई दाल उगा लिया, जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया, ये उगा लिया, फिर उसके बाद बिना दाल वाली कोई फसल उगाइए, क्योंकि आपको पता है दाल में दोस्तों नाइट्रोजन पाया जाता है, और आपको पता है कि मटर के मतलब दालों में क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि मिट्टी बहुत अच्छा कर देती है। आपको पता है ये ज्यादातर इसमें आपको खाद या पांच की आवश्यकता नहीं होती। तो एक बार दलहन वाली खेती कर लीजिए, फिर उसके बाद दोस्तों अदलहन वाली, जिससे भी फसल क्या होगी आपकी अच्छी होगी। अब देखिए तीसरा क्या उपाय है, अधिक खाद वाली, समझिएगा। पहले क्या करिए, अगर आपने अधिक खाद पानी वाली फसल उगा दी, उसके बाद में कम खाद पानी वाली फसल उगाइए, इससे भी आपका क्या होगा, बहुत अच्छे से खेती आपका ये चक्र जो होगा बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है। समझ गए ना, बिल्कुल अच्छे समझा होगा। अगर नहीं समझ पाए तो एक बार दोबारा बता, देखिए पहले एक बार अगर आप गहरी जड़ वाली फसल उगाते हैं, फिर उसके बाद उथली जड़ वाली यानी ऊपर वाली जड़ वाली, मतलब जिसको आसानी से उखाड़ा जा सके उनको लगा लीजिए। फिर दूसरी बार दूसरा क्या है, अगर दलहन वाली फसल उगाते हैं उसके बाद बिना दलहन वाली फसल उगाइए, है ना। फिर एक बार अगर अधिक खाद पानी वाली फसल उगा रहे हैं, फिर उसके बाद अगर दूसरा चक्र करते हैं उसमें दोस्तों कम खाद पानी वाली फसल उगाइए। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फसल चक्र सघनता ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं फसल चक्र सघनता कैसे निकालते हैं किसी खेत का, तो आपको बता दें। देखिए क्या होता है, ये सूत्र समझ लीजिएगा, फसल चक्र में फसलों की संख्या और बटे फसल चक्र के वर्ष गुणे 100, समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछेगा कि फसल चक्र सघनता क्या होता है, तो आपको बताना है फसल चक्र में फसलों संख्या और बटे फसल चक्र के वर्ष गुणे 100, समझिएगा। जैसे मान लिया दोस्तों हमने क्या किया, एक साल में 3 फसलें उगाई, मतलब एक ही साल में मान लिया हमने 2022 में शुरू कर रहे हैं दोस्तों, 3 फसल उगाएंगे, पहले धान फिर गेहूं फिर मूंग बो दिया, ठीक, एक ही साल में। तो हमने क्या कहा, इसका फसल चक्र सघनता कैसे निकालेंगे कि फसलों की संख्या ना, फसल चक्र में फसलों की संख्या। अब देखिए 3 फसल उगा लिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे फसल चक्र सघनता, तो ऊपर हमने 3 फसल उगाई हैं तो ऊपर 3 रख दिया, और कितने सालों में, तो 1 साल में, तो बटे क्या होगा फसल चक्र के वर्ष, तो 1 और गुणे 100 कर देंगे दोस्तों, कितना 300% आ जाएगा इसका
फसल चक्र सघनता। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए दूसरी तरीके समझाते हैं। अब मान ले दोस्तों कि 3 वर्ष का अगर आप फसल चक्र लेते हैं, अगर 3 वर्ष में आप 5 फसलें उगाते हैं, मान लें हमने 3 वर्ष का फसल चक्र लिया, पहले मूंगफली बोई, फिर उसके बाद गन्ना बोया, अरहर बोया, मूंग बोया और गेहूं बो दिया, ये 3 साल का है। तो फिर कैसे निकालेंगे? हमने बोला था कि फसल चक्र में उगाए गए फसलों की संख्या, तो टोटल हमने 5 फसल उगाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5, और कितने सालों में? तो 3 सालों में गुणे 100 दोस्तों। जब इसको हम काटेंगे तो 500 हो जाएगा, 500/3 यानी 167%। तो ये देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, फसल चक्र सघनता। कैसे निकालते हैं कि मतलब एक फसल चक्र में कितने फसल और बटे कितने वर्ष की, ठीक है, और गुणे 100 कर देंगे तो फसल चक्र सघनता आ जाएगा। बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए एक चीज और समझिए, एक होता है एकल कृषि, क्या होता है, जिसको मोनोकल्चर रखते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, एक निश्चित, समझिएगा क्या होता है एकल कृषि, क्या होता है एक निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबारता खेती एकल कृषि कहलाती है। समझिएगा, जैसे आपको पता है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में दोस्तों एक वर्ष में 3 चावल की फसलें उगा लेते हैं। समझिएगा कि पहले चावल बोया, फिर काटा, फिर चावल बोया, फिर काटा, फिर चावल बोया। तो इस तरीके से अब देखिए इसकी सस्यन सघनता क्या होगी, फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का वर्ष दोस्तों। अब फसलों की संख्या कितनी है, 3 है, और बटे फसल चक्र का क्या है, 1 है। ठीक, तो इसका आपको पता है, उसी तरीके से हम निकालेंगे तो गुणे 100 कर देंगे तो 300 आ जाएगा, 300%। तो आपको पता है जब कभी एक खेती एक ही होती है, मतलब कि एक ही प्रकार की फसल उगाई थी, तो उसका हमेशा सस्यन सघनता क्या होता है दोस्तों, 100% से अधिक ही होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एकल सस्यन का होता है, आपको बता दें कि ऐसा एकल सस्यन का होता है एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उगाना एकल सस्यन कहलाता है। समझिएगा, जैसे एक वर्ष में केवल एक फसल उगाया तो क्या होगा, हमने पता है, हमने बता चुके हैं कि क्या होगा, जितनी फसल उगाते हैं 1 हो जाएगा नीचे, और एक वर्ष में 1 गुणे 100, तो यानी कि 100% हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी सघनता हमेशा क्या होती है, 100%। देखिए आपसे पूछेगा एकल सस्यन क्या होता है दोस्तों, तो एक ही वर्ष में केवल एक ही फसल उगाना वो एकल सस्यन कहलाता है। और इसकी एक पूछेगा एकल सस्यन की सघनता कितनी होती है, तो आपका 100% होती है। मतलब क्योंकि आपको एक साल में एक ही फसल उगा रहे हैं, तो दोस्तों गुणे 100 करेंगे तो 1 से कट गया 100, यानी 100% हो जाएगा। चलिए अब देखिए फसल सघनता कैसे निकालते हैं, जिसको शस्य सघनता कहते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, तो फसल सघनता कुल कृषित क्षेत्र, यानी कुल कृषि क्षेत्र, आपके पास कितना क्षेत्र है एक वर्ष में, वह निवल कृषित क्षेत्र का अनुपात होता है, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया। समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए सघनता का क्या होता है, सूत्र क्या होता है सघनता का, एक वर्ष में कुल बोया क्षेत्र और बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र। अब समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। मान लो दोस्तों कि एक किसान के पास 10 बीघा खेती है, कितना, 10 बीघा, और वो पूरे वर्ष में 10 बीघा पर एक साल में 3 फसलें उगाता है, गेहूं और धान। पहले धान काटता है, फिर गेहूं, उसी पे फिर तरबूज उगाता है। अब देखिए एक साल में उसने टोटल, देखिए उसके पास तो 10 ही बीघा है ना, मगर उसने 3 बार 10 बीघा का यूज किया, यानी कि उसने टोटल जमीन कितनी यूज कर ली, 30 बीघा। देखिए 10 बीघा धान, फिर काटा धान, फिर 10 बीघा गेहूं, फिर गेहूं काटा, फिर 10 बीघा तरबूज बो दिया, यानी एक साल में उसने टोटल 30 बीघा का काम यूज कर लिया है। अब देखिए तो इसी को बोलते हैं एक साल में कुल बोया का क्षेत्र कितना होगा, एक साल में बोया का क्षेत्र कितना होगा, 10 3 बार यानी 30 हो गया, और बटे कुल कृषि मतलब शुद्ध कृषि क्षेत्र कितना था भाई, 10 ही बीघा था, 10 से गुणा कर देंगे, गुणे 100 करवा देंगे, ये होता है आपका शस्य सघनता। तो काटेंगे दोस्तों 300% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 300%। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आएगा। और आपको हम दोबारा बता दें, जाइए प्ले स्टोर पर, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां आप जाइए, आपको लेखपाल का प्ले स्टोर मिल जाएगा, वहां जाकर के आप एक क्रम में बहुत अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों। ऐसे पीडीएफ के लिए आप हमारे ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। समझिए, अगर पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।